प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने इससे पहले वाले वीडियो में नीट के बारे में बहुत सारी बातें करी। लाइक नीट होता क्या है, नीट का एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कितने % आपके मार्क्स होने चाहिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, कितने अटेम्प्ट आप एग्ज़ाम दे सकते हो, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में हमने बात करी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे इसके पहले वाला जो वीडियो है पार्ट 1 आप उसे देख लें, इसके बाद इस वाले वीडियो को देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि नीट, मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश और मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि नीट के बारे में और कौन कौन सी जानकारी आपको जाननी चाहिए, जो कि आप तैयारी करने जा रहे हो या तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो, तो चीज़ें शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नया पता चले। तो देखते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स, ये बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों की। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया मतलब क्या हुआ, क्या वो एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा, या क्या बीडीएस में एडमिशन मिल जाएगा, क्या बीएमएस में एडमिशन मिल जाएगा? नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स होता क्या है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब आप एग्ज़ाम देते हो, आपने 10th का एग्ज़ाम दोगे या 12th का एग्ज़ाम दोगे, तो उसमें पास होने के लिए मिनिमम 33% तो चाहिए। अगर आप 33 से कम किसी के आता है 32, तो भले ही उसका 32% आया है लेकिन वो पास तो नहीं हुआ। तो मिनिमम इतना चाहिए, उसके बाद आप पास होंगे, उसके बाद काउंट होगा कि आप 3rd डिवीजन पास हुए, फर्स्ट हुए या डिस्टिंक्शन हुए। तो नीट का एग्जाम में जब भी कोई बैठता है बच्चा, तो उसको मिनिमम कुछ मार्क्स लाना ही पड़ता है, तभी उसका वो फर्दर कंसीडर होता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, क्वालिफाइंग मार्क्स वो मिनिमम मार्क्स होता है जो लाने के बाद आप कंसीडर होते हो काउंसलिंग के लिए। ऑलराइट, तो ये मिनिमम लाना ही पड़ेगा। तो मिनिमम देखते हैं कि ये मैं जो डेटा आपके पास शेयर कर रहा हूँ, ये नीट 2019 का डेटा है। तो नीट 2019 में जो एनटीए ने टेस्ट करवाया था, उसमें जो जनरल का मिनिमम मार्क्स गया था, द क्वालिफाइंग मार्क्स, वो गया था 134। ओबीसी मीन्स अदर बैकवर्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट का फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके 107 मार्क्स। मतलब जिसके 106 आए ओबीसी में, वो क्वालिफाई उसको नहीं मिला। मैं बताता हूँ क्वालिफाइंग का फ़ायदा क्या होता है। एससी मीन्स शेड्यूल कास्ट एंड एससी विद पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके भी मिनिमम 107। एसटी के एसटी विद और पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके भी 107। और जनरल की अगर हम बात करें, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके गए थे 120। तो ये रहा क्वालिफाइंग मार्क्स। मीन्स ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, एक कट ऑफ मार्क्स नहीं है। तो देखते हैं कि 2019 में आप देख सकते हो 14 लाख बच्चे बैठे, 14,10,755। इस बार 2020 में लगभग 16 लाख बच्चे बैठे हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो हर साल 2 लाख बच्चे बढ़ जा रहे हैं। एंड फॉर द एग्जाम, इसमें देखिए जब क्वालिफाइंग मार्क्स एनटीए ने लगाया कि 134, अगर आप जनरल को बिलोंग करते हैं तो 134 मिनिमम तो लाना ही पड़ेगा। तो उसमें 7,97,042 क्लियर किया उन्होंने टेस्ट। मतलब क्या हुआ, अराउंड 6 लाख से भी ज़्यादा बच्चे थे जिनके मार्क्स 134 से भी कम आए। या कैटेगरी में ओबीसी एससी एसटी में देखें तो 107 से कम आए। जनरल में देखें अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी तो 120 है। तो आप देख सकते हो कि जो भी आप जितने बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें से 14 लाख में से 8 लाख बच्चे ही मिनिमम स्कोर कर पाए और 6 लाख बच्चे उसके नीचे थे। ऑलराइट, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का बेनिफिट क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। आपको पता होगा, इससे पहले मैंने आपको साथ वीडियो शेयर किया, उसमें आपको बताया कि चलो बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, राइट। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो प्राइवेट कॉलेजेस में अलग अलग कोटा होता है। वो कोटा में एक कोटा होता है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा में मतलब क्या होता है, वो कॉलेज की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आपसे वो कितनी फीस लेगा, कितना डोनेशन लेगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर पहले क्या होता था कि जिसके पास पैसे होते थे वो एमबीबीएस कर लेता था या बीडीएस कर लेता था। पैसे बहुत सारे हैं, आपने कुछ किया नहीं, पैसे के बल पर आप एमबीबीएस हो गए, बीडीएस हो गए। तो अगर बगैर एमबीबीएस, बगैर किसी नॉलेज के अगर कोई एमबीबीएस कर लेता है तो पेशेंट के साथ क्या करेगा? तो गवर्नमेंट ने इसीलिए बोला कि आप प्राइवेट में मैनेजमेंट कोटा में पढ़ने जा रहे हो तो भी आपके मिनिमम क्वालिफाइंग तो करना ही पड़ेगा, भले ही आपके कितने भी रुपए आपके पास हो। तो ये गवर्नमेंट का कंट्रोल है।
दूसरा अगर हम बात करें कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, वो फॉरेन से जाकर एमबीबीएस करके आते हैं, लाइक चाइना, लाइक रसिया, लाइक फिलीपींस, मलेशिया एंड ऑल। तो यहाँ सबसे वो एमबीबीएस करके आते हैं, पैसे होते हैं तो वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वहाँ पे प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है एमबीबीएस वगैरह करने में। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एमबीबीएस वहाँ से करके आ सकते हो। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया, सेम जो लोग इंडिया से नहीं कर पाते थे, वो लोग बाहर से पैसे के दम पे करके आते थे, तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि वही बच्चा बाहर से एमबीबीएस या बीडीएस या कोई भी कोई भी कोर्स कर सकता है जिसने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर किया हो। अगर उससे नीचे उसने स्कोर किया है तो वो अगर वहाँ से एमबीबीएस बीडीएस कुछ करके आता है तो उसको जो इंडिया की एमसीआई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो उसको लाइसेंस नहीं देगी, उसकी डिग्री को वैलिड नहीं मानेगी। तो अगर कोई बाहर जाकर के करना चाहता है आप में से एमबीबीएस बीडीएस, तो उसको भी मिनिमम तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वालिफाइंग मार्क्स, मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि मिनिमम इतना सबको स्कोर करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि अगर इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, बहुत कम पैसों में आपको गवर्नमेंट के इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई करनी है, तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। तो ये बताऊँ मैं, इसका कोई क्लियर कट एकदम कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कितने मार्क्स इस बार आप लेके आएंगे तो आप एमबीबीएस कर पाएंगे, बीडीएस कर पाएंगे। आप यूट्यूब पे देखेंगे, नेट पे सर्च करेंगे, बहुत सारे लोग फोरकास्ट करते हैं, वो सही भी होता है, भविष्यवाणी करते हैं, सही भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक रेंज आप पकड़ के चलो, क्योंकि 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका रैंक। आपका सिलेक्शन 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा। तो ये पहला डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए। नंबर 2 ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन लेवल कैसा था। तो क्वेश्चन अगर बहुत टफ रहे होंगे तो कट ऑफ कम जाएगा, अगर डिफिकल्ट रहे होंगे, आई मीन जो भी, अगर पेपर ईजी रहा होगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, पेपर टफ रहा होगा तो कट ऑफ कम जाएगा। तो मैं डेटा आपको साथ शेयर कर रहा हूँ 2019 का, जो कि एनटीए ने कन्वर्ट किया था, एनटीए ने ही कंडक्ट किया था। तो उसमें जो जनरल कैटेगरी थी, उसमें जो लास्ट बच्चे को एडमिशन मिला था, ये डेटा थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये चूंकि मैं आपको आइडिया देने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है, ताकि आपको आइडिया लगे, आप एक टारगेट बना सको कि कितने मार्क्स अगर आप लेके आओगे तो आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस या बीएचएमएस मिलेगा। तो एक लमसम आपको आइडिया लग जाए, बस इतना ही बताना है आपको। तो ये इसमें जो एमबीबीएस के लिए जो टॉपर था लास्ट ईयर का, उसके बच्चे के शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 701 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 720। यू कैन थिंक कि 720 मार्क्स में 701 मार्क्स लेके आया। और जो मिनिमम था, तो जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई फर्स्ट राउंड की, तो उसमें एमबीबीएस में जिसके 591 मार्क्स थे उसको एमबीबीएस मिला। तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2020 में जिसके 600 मार्क्स के आसपास आ जाए उसको एमबीबीएस मिल सकता है। तो 600 मीन्स 600 से 625 के बीच आते हैं तो चांसेस हैं कि एमबीबीएस मिल सकता है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और जनरल में इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, उसका भी 591 ही था। अगर एससी की बात करें तो जिसके 486 मार्क्स आए थे उसको भी एडमिशन मिल गया था एमबीबीएस में, गवर्नमेंट कॉलेज में। एसटी में थोड़ा सा कम, जिसके 459 तक मार्क्स आए एसटी में, उसको गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस मिल गया था। बीडीएस की बात करें तो 591 से लेकर के 571 मार्क्स के बीच में पाने वाले बच्चों को गवर्नमेंट में बीडीएस में मिला, कोटा सीट मिली। ओबीसी की बात करें तो 591 से लेकर के 563 तक के बीडीएस में एडमिशन मिला था। एससी की बात करें तो 486 से 461 के बीच में पाने वाले को, और एसटी की बात करें तो 459 से लेकर 427 के बीच में पाने वाले को बीडीएस मिला था। तो अगर आप मान के चलिए, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जनरल ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो अगर आप जनरल या ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो आप मान के चलिए कि अगर आपको एमबीबीएस लेना है तो कम से कम 600 मार्क्स, और अगर आपको बीडीएस करना है तो थोड़ा सा 10-20 मार्क्स आप माइनस कर दीजिए, तो उतने में आपको बीडीएस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर हम बीएमएस की बात करें लास्ट ईयर का, तो 571 से लेकर 511 के बीच में जितने बच्चे आए उनको मिला था बीएमएस इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। ऐसे आप अगर आप ओबीसी की बात करें तो थोड़ा 505, एससी की बात करें तो 461 से लेकर 391 के बीच में जो बच्चे पाए थे उन्होंने बीएमएस मिला था। एसटी की बात करें तो 427 से 374 के बीच में जिनके मार्क्स आए थे उनको बीएमएस मिला था। अगर हम होम्योपैथिक डॉक्टर की बात करें तो 511, जनरल की बात करें तो 511 से लेकर 471 के बीच में अगर किसी के मार्क्स आए थे तो उसको बीएचएमएस। ओबीसी में 505 से लेकर 468 के बीच में जिसके मार्क्स आए थे उसको बीएचएमएस मिला। एससी में 391 से लेकर 371 के बीच में जिसके आए उसको बीएचएमएस मिला। और एसटी कैटेगरी में 374 से 346 के बीच में
मार्क्स पाने वालों को BHMS अलॉट हुआ था इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस अपनी अलग मेरिट बनाते हैं। और ये जो मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने आपको जैसा बताया था स्टार्टिंग में, अभी और भी आगे आपको बताने वाला हूँ बहुत सिंपल तरीके से, कि पूरे इंडिया में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, मैंने बताया था कि कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और कितने प्राइवेट सीट्स हैं और कितने गवर्नमेंट सीट हैं। आपने वीडियो नहीं देखा तो वापस जाइए, वहाँ पे पार्ट 1 में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि 2019 के हिसाब से कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 2020 में थोड़े बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं, माइनस तो नहीं होंगे, प्लस ही होंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं, एकदम सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि जितने भी आपके पास गवर्नमेंट, जितने भी सीट्स पूरे इंडिया में अवेलेबल हैं, तो उसके 85% सीट्स, 85 में जैसे मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम पहले PPT में जाएं और आपको दिखाऊं मैं कि उत्तर प्रदेश में, ये देखिए यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए जो MBBS कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, राइट। यहाँ पर मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा, अभी तो आपको चूंकि आइडिया दे रहा हूँ, तो बाद में जो आपको वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ये बताऊंगा कि किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं। जैसे जैसे हम 2021 के नज़दीक जाएंगे तो आपको सेपरेट वीडियो और भी बना के बताऊंगा, मैं एकदम ईयर वाइज, स्टेट वाइज बताऊंगा कहाँ पर कितनी सीट्स हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको रफली एक आइडिया के लिए देता हूँ। यहाँ पर सपोज 76,000 सीट्स है MBBS के लिए, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए देता हूँ मैं इसको, चलो रफ एक आइडिया ले लेता हूँ 80,000, ऑलराइट। तो 80,000 रफली आइडिया देता हूँ आपके कैलकुलेशन के लिए। तो जो 80,000 टोटल MBBS की सीट है पूरे इंडिया में, तो ये सारे स्टेट को मिला करके हैं। तो सारे स्टेट को मिला करके कहीं पे 10,000 होंगे, कहीं पे 5,000 होंगे, कहीं पे 100 होंगे, कहीं पे 500 होंगे। तो ये जो 80,000 सीट्स MBBS की टोटल भरी जानी है, उसका 15%, तो 80 का अगर हम 80,000 का 15% निकालें तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 12,000, राइट। तो 12,000 छोड़ दीजिए, तो 12,000 जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया में, सपोज आप यूपी से बिलोंग करते हो या आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो वो 15% जो सीटें पूरे इंडिया की हैं, अराउंड 12,000 MBBS के लिए, वो कोई बच्चा कहीं पर भी सेंट्रल काउंसलिंग करवा सकता है। सपोज आप राजस्थान के हो या आप मध्य प्रदेश के हो, और आपके रिजल्ट जब आ गया तो आप काउंसलिंग में जाओगे, और काउंसलिंग में जब जाओगे तो आप ऑल इंडिया कोटा में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो, तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो 12,000 सीटों के लिए, पूरे जितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा उन सब की मेरिट बना करके, अगर आप 12,000 में आते हो तो आपको इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपकी मेरिट के हिसाब से एडमिशन मिल जाएगा। बाकी जो 85 जो भी 85% जो सीट बची वो स्टेट वाइज है। सपोज आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो यूपी में मान लेते हैं, मैं रफली सिर्फ आइडिया आपको दे रहा हूँ, मान लेते हैं यूपी में मान लिया 15,000 सीट है, तो 15,000 सीट का 15% तो चला गया। बाकी जो सीटें बची उसमें सिर्फ यूपी के बच्चे ही उसमें एडमिशन ले सकते हैं। मतलब यूपी में जितनी सीट्स हैं उसमें 15% सीटों पे इंडिया का कोई भी बच्चा आके पढ़ाई कर सकता है, लेकिन 85% जो सीट्स हैं उसमें यूपी का जो बच्चा नेटिव है, जो डोमिसाइल है, जो बाई बर्थ वहीं से रहने वाला है, वही एडमिशन ले सकता है। तो आप किसी भी स्टेट में हो, आपकी स्टेट में जितनी सीट्स हैं 85% सीट्स आप अपनी स्टेट में ले सकते हो, 15% वो पूरे इंडिया के लिए रिजर्व होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक नीट क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर ले हमने, गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ मार्क्स कर दिया, आपको ये भी बता दिया कि कितने मार्क्स आपको चाहिए, लगभग 600 मार्क्स आप मान के चलिए, 720 में से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप एक टारगेटेड मिला के पढ़ाई करोगे, बहुत मेहनत करोगे, तो ही आ पाएंगे। मेरे ख्याल से आप सब कर पाएंगे। तो नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टेट कोटा जो आपको बताया है कि टोटल MBBS BDS BAMS BHMS की जो भी सीट्स हैं उसके 85% सीट्स में किसी भी स्टेट की जितनी सीट्स होती हैं उसमें उस स्टेट के बच्चों का हक होता है, और 15% वो बाकी सारे स्टेट के बच्चे आके कोई भी पढ़ सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए स्टेट कोटा के लिए, कि आपको उस पर्टिकुलर स्टेट का रेजिडेंट होना चाहिए। सपोज आप बाई बर्थ राजस्थान में रहे हैं, मध्य प्रदेश में रहे हैं, तो आप स्टेट कोटा में 85% सीट्स में आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। और क्या होना चाहिए बच्चों के पास, क्या होना चाहिए, प्रूफ ऑफ देयर रेजिडेंसी, है ना। तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड और परसुइंग देयर स्कूलिंग, या तो उस स्टेट से आप 12th पास कर चुके हों या आप 12th में पढ़ रहे हों, तो आप उस स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं। चलिए हम ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में आपको पता है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, है ना, पहली बात है। कम से कम 18 साल एज होनी चाहिए। अपर एज लिमिट जो होनी चाहिए वो मैं बता चुका हूँ 25 ईयर। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, 28 साल।
और SC/ST के लिए 5 साल का है तो हो जाएगा 30 साल। हालांकि कोर्ट में अभी मामला पेंडिंग है, हो सकता है एज लिमिट बढ़ा दी जाए और कोई जो लिमिट है कि कितनी बार आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं वो भी ऑब्वियस है। जब एज लिमिट हट जाएगी तो आप अनलिमिटेड टाइम हो सकते हो, क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है और जो डॉक्टर्स का रेशियो है वो काफ़ी कम है। तो गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि अच्छी हेल्थ केयर हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स हों, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी हो। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स देख लेते हैं क्या क्या हो सकती हैं। तो इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट्स हैं, जो MBBS BDS में एडमिशन्स होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट है। देखिए आप www.mohfw.gov.in। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो सारा MBBS BDS को रेगुलेट करती है वो MCC बोलते हैं उसको, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। BMS, BSMS, BUMS और BHMS कोर्सेज के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आता है। और आयुष की जो एडमिशन की जो काउंसलिंग कमेटी है, जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा तो आप इन्हीं पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे। तो आप नोट कर लेना AACCC.gov.in। ये सारी वेबसाइट्स पे जाके आपको कितनी सीट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसे आप कहीं पे नोट कर लेंगे। तो अब देखते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर हम पढ़ाई कैसे करने वाले हैं, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, कौन सी बुक हमको पढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास होते हैं जब हम नीट की तैयारी शुरू करते हैं। तो देखिए, टोटल अगर आप NCERT की बुक देखें तो जो हमारा मेन जो बाइबल है, जो बेस है, वो NCERT की बुक है। उसमें आप देखेंगे तो टोटल 10 यूनिट आपको मिलेगी। 10 यूनिट में देखेंगे टोटल जो 5 यूनिट हैं वो क्लास 11 की बुक में है, क्लास 12 में 5 यूनिट हैं। इसका वेटेज देखिएगा आप, मैंने वेटेज देख रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन से, कौन से यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखिएगा, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी हम जब पहला वीडियो अपलोड करेंगे तो यहीं से शुरुआत करेंगे और यूनिट वाइज हम वीडियो आपको अपलोड करते जाएंगे या आपको लाइव पढ़ाते जाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं। जैसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे पास बढ़ जाएंगे, जब ही हमारे YouTube लाइव का ऑप्शन खुल जाएगा तो हम आपको लाइव भी पढ़ा पाएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तब तक आपको रिकॉर्डेड वीडियो इसी तरह से देखना पड़ेगा। बस आप एक काम करिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप सिर्फ इतना काम करिए कि वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और बच्चों अपने अपने फ्रेंड्स को बताइए, है ना, कि ऐसा कुछ क्लासेस चल रही हो। तो ऐसे क्या होगा, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास लाइव आने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अभी क्या होगा, अभी आप अपने क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछ पा रहे हो, आपकी कोई क्यूरियोसिटी है तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको। तो जब लाइव आएंगे तो आपके कमेंट्स कर पाओगे, तो मैं मीन टाइम आपके क्वेश्चन के आंसर भी दे पाऊंगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। फटाफट इसको सब्सक्राइब करिए वीडियो को, ताकि अगर आपने कर लिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो ही करना। ऑलराइट, तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखिए 14% जितना सारा क्वेश्चन आता है उसका बायोलॉजी में, उसमें 14% इस यूनिट से आता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल 5%, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इस यूनिट से 9%, प्लांट फिजियोलॉजी से 6% और ह्यूमन फिजियोलॉजी से 20%। क्योंकि आप आदमी के डॉक्टर बनना चाहते हो तो 20% वेटेज जो होता है, क्वेश्चन आते हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से आता है। ऑलराइट, तो सबसे ज़्यादा आप 11 में देखोगे, 11th में देखोगे तो सबसे कम जो वेटेज है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल है, दैट इज 5%। मैक्सिमम है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से है 20%। चलिए हम 12th की तरफ बढ़ते हैं। 12th में रिप्रोडक्शन में 9%, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन 18%, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 9%, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 4% एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 6%। तो सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से है। चलिए, तो ये हो गया 100%। इसमें आपको पता चल गया कि टोटल 10 यूनिट में किसका वेटेज ज़्यादा है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। बढ़िया, तो अब देखते हैं बच्चों कौन कौन सी बुक पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं तो कौन सी बुक पढ़ने। तो ये देखिए, बायोलॉजी की NCERT की बुक है। NCERT की बुक आपको बहुत सस्ती मिलती है, आप मार्केट से खरीद सकते हो, 100-150 रुपये में मिल जाती है। 11th की अलग बुक है, 12th की अलग बुक है, तो 2 बुक्स होंगी, आपको 100-150 रुपये की मिल जाएंगी। आप मार्केट से खरीद सकते हो, या अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो NCERT की जो बुक है वो ओपन सोर्स है, वो आप NCERT की वेबसाइट पे जा करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं चैप्टर वाइज, और बुक पूरी बुक एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से भी जाके NCERT की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बुक देखते हैं। दूसरी बुक ये बहुत बढ़िया बुक है, देखिएगा अरिहंत की बुक आती है, NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस।
ये दोनों अवेलेबल है बायोलॉजी क्लास 11 के लिए और बायोलॉजी क्लास 12 के लिए। ये बुक आप परचेस कर सकते हो। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए होंगे और सॉल्यूशंस दिए होंगे, तो आप ये बुक का भी सपोर्ट ले सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक को एकदम बेस मानिए, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको हाईलाइट करके चलिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट बुक और कौन सी पढ़नी चाहिए? क्या ये 2 बुक पढ़ना एनफ है? आंसर इज नो। ये बुक है ना, ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। ये ट्रू मैन की बुक आती है, एलिमेंट्री बायोलॉजी। एलिमेंट्री बायोलॉजी ये 2 बुक है अवेलेबल क्लास 11 और क्लास 12 के लिए, है ना। जो क्लास 11 की है ये देखिए आप, के एन भाटिया यानी MP त्यागी हैं इसके, तो आप जो लेटेस्ट एडिशन होगा वही लेना। यहाँ पे 2020 मैंने दिखाया है, अभी 2021 का आ जाएगा, अभी तो 2020 ही मिलेगा फिलहाल। तो आप ये बुक आप जरूर खरीदेंगे और इसी से क्वेश्चन सॉल्व करिए, और थ्योरी भी इसमें काफ़ी अच्छी दी हुई है। तो 3 बुक्स मैंने आपको बताई, पहली एनसीईआरटी की बुक, दूसरी आपको बताई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, है ना, और दूसरा आपको बताने जा रहा हूँ मैं ट्रू मैन की आपको बुक बताई, एलिमेंट्री बायोलॉजी। और जो चौथी बुक आप खरीद सकते हो अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जाना है, तो एक कैम्पबेल की एक बुक है बायोलॉजी करके आती, ये बुक भी आप खरीद सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको नीट के बारे में कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी, लाइक क्यूरियोसिटी जो आपकी थी कि MBBS कितने पे मिलेगा, BDS कितने पे मिलेगा, और बाकी BOMS क्या होता है, BAMS क्या होता है, BSMS क्या होता है, BHMS क्या होता है। तो ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देख लिया। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं और वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 1। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।